चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? किस वर्ष में? 1943। चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे? हाँ, देख लो सब, डकायत है सब, एक नंबर। पहले जब तक नहीं घिसका। हाँ, क्या बोले? हाँ, आज देख लिया 1943। गजब हाल है, गजब हाल। तो देखिएगा, अब सुभाष चंद्र बोस का जो भी इससे जुड़ा हुआ सवाल होता है, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं, बारीकी से देख लेते हैं, ताकि यहाँ से सवाल अगर आएगा सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ तो आपका काम हो जाएगा इतना से। बोस देखिएगा कि 1938 में 52वां कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा, गुजरात अधिवेशन के क्या थे? अध्यक्षता किए थे। और त्रिपुरी भी हुआ था 1939 में, यहाँ भी किए थे अध्यक्षता, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिए थे? वो इस्तीफा दे दिए थे। कारण था 1943 ईस्वी में जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। देखिए, जब भी कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता था ना, तो कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे, वो सदस्य वोटिंग करते थे, मतलब एक तरह से चुनाव होता था कांग्रेस पार्टी में। और अध्यक्ष में पक्ष विपक्ष, मान लीजिए कोई इसको खड़ा, कांग्रेस के अंदर ही 2 गो खड़ा हो गया, 3 गो खड़ा हो गया, अब वोटिंग होता था, जिसको वोट अधिक आता था वो विजयी होता था। ठीक है, तो 1938 में भी हरिपुरा में जाकर के सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, और 1939 में त्रिपुरी का जब होता अधिवेशन, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस चुने जाते हैं। और क्योंकि 1939 में, समझिएगा बात यहां से, 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी जाते हैं, तो सुभाष चंद्र जी का एक रोड मैप था कि 1939 में आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था ना। तो द्वितीय विश्व जब शुरू हो गया था ना, सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था, और अंग्रेज क्या कर रहा था उस समय, फिर हम लोग भारतीयों को बेवकूफ बना रहा था। बेवकूफ ये बना रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत क्या करो, हमें साथ दो, भारत क्या करो, हमें साथ दो, और जब हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे ना, तो हम आपको क्या करेंगे, चाहे तो डोमिनियन स्टेट्स दे देंगे या स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन मेनली बात था डोमिनियन स्टेट्स की। समझ कि नहीं है? डोमिनियन स्टेट्स घोषित कर देंगे। समझ कि नहीं है? डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ये होता है कि कानून जो बनकर के आएगा ना, वो ब्रिटेन से आएगा, ब्रिटेन के सदन से बनकर के आएगा, संसद से बनकर के कानून होगा, और ये भारत पर लागू होगा। और भारत के लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी बनना चाहते थे, वो अपना चुनाव, स्वतंत्र चुनाव होता और उसमें जीतता, लेकिन कानून वहां से बन के आता। इस तरह के देश को क्या बोलते हैं? डोमिनियन स्टेट्स। मतलब वैसा देश जिस देश के ऊपर कानून जो है ना दूसरे देश के द्वारा निर्मित किया गया हो, और दूसरे देश का कानून अप्लाई होता हो, अपना कानून नहीं रहता हो, तो उसी देश को क्या बोलते हैं? डोमिनियन स्टेट्स बोलते हैं। समझ में आया कोई डाउट? तो 1939 में हुआ क्या कि यही चीजें अंग्रेज बोल रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में हमें क्या कहते हैं, सहयोग दो, और जो ही सहयोग दोगे ना, तो हम क्या करेंगे, आपको डोमिनियन स्टेट्स घोषित कर देंगे। आपको पता है कि 200 बरस से अंग्रेज जब हम लोग शोषण हुआ करता था, तो हमको लॉलीपॉप देता था, चावो खूब बढ़िया से, है कि नहीं? और जब चावते थे, कुछ देर के बाद पता चलता है स्वाद इसका बढ़िया नहीं है, मतलब लगता था कि ये भी कानून गड़बड़ है, फिर विरोध करते थे, फिर कहते नहीं, ये लॉलीपॉप गड़बड़ पकड़ा गया तोरा, दूसरा लॉलीपॉप ले, भारत शासन अधिनियम 1935 ले। तो जितना भी अधिनियम या एक्ट आया ना, वो भारतीयों के लिए समझिए लॉलीपॉप था। और लोगों को लगता था कि अंग्रेज जब भला करेगा, जब उस कानून के गहराई में जाता था, तब जाके पता चलता था, 2-4 साल 10 साल जब होता था, तब पता चलता था कि इससे हम क्या हो रहा, शोषण हो रहा है। समझ कि नहीं है? तो ये तो अंग्रेजों का पॉलिटिक्स रहा है। 1914 में जब प्रथम विश्व शुरू हुआ था, तो उस समय भी अंग्रेज यही बात बोला था कि हमें आप क्या करिए, मदद करिए, सहयोग करिए, और जो ही ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध जीतेगा, तो हम क्या कर देंगे, आपको डोमिनियन स्टेट्स घोषित कर देंगे। समझ कि नहीं है? और उस समय गांधी जी जब आए थे 1915 में, तो वो भारतीयों को आह्वान भी किए थे। भारतीय युवाओं को बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा अंग्रेजों के प्रति इनका झुकाव था गांधी जी का उस समय। इसलिए झुकाव नहीं था कि वो देश से गद्दारी करे थे, ऐसा कोई बात नहीं था। इसलिए लग रहा था क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर ये बोल रहा है कि ब्रिटेन अगर जीत जाता तो हम डोमिनियन स्टेट्स घोषित कर देंगे, चलो कम से कम डोमिनियन स्टेट्स तो आ जाए, फिर तो हम लोग जीत के जाएंगे, और केंद्रीय विधानसभा में जो ही भारतीयों के शोषण के विरुद्ध कोई भी अधिनियम आएगा, हम उसको खारिज कर दिया करेंगे आराम से। तो वो भारतीयों को, भारतीय युवाओं को बड़ा बेहतर तरीका से मोटिवेट करके बोल रहे थे कि आप क्या करिए, अंग्रेजी सेना में शामिल होइए, अंग्रेजों को मदद करिए। इसीलिए करके गांधी जी को उस समय भर्ती करने वाला सार्जेंट, भर्ती करने वाला एजेंट, दलाल कहा गया था,
क्योंकि उस समय गांधी जी को लग रहा था कि ऐसा करने से जीत जाता है ब्रिटेन तो फिर हमें आजादी मिल जाएगी। लेकिन क्या हुआ, 1918 में ब्रिटेन जीतता है, और जो ही हम लोग जीतने के बाद याद दिलवाते हैं कि अब तो हमें डोमिनियन स्टेट्स की घोषित कर दो, नहीं करता है। फिर आशा देखते देखते हम लोग 1919 में क्या करते हैं, 6 महीना आशा देखते हैं, वेट करते हैं, वेट एंड वॉच की नीति अपनाते हैं। 6 महीना के बाद हम लोग क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, और जो ही आंदोलन करते हैं तो रोल एक्ट ला देता है। फिर देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो मतलब एक बार हमको ठगे हुए था, एक बार हमको ठगे हुए था। इसी लेकर के 1939 में सुभाष चंद्र बोस का मानना यह था कि ये फिर जो है ना ठगने वाला काम कर रहा है, इस पर कोई भरोसा नहीं, 200 बरसों से यही चल रहा है इसकी नीति। इसीलिए करके हमें किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए, कोई डोमिनियन स्टेट्स नहीं, हमें आजादी मतलब आजादी, आजादी से कुछ भी कम नहीं, इतना हमें चाहिए। और वो ये बोल रहे थे कि 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है उसमें नरम दल के नेता को अध्यक्ष मत चुनो, गरम दल के नेता को चुनो, ताकि वो मार फाड़ एक्शन से भरपूर वाला सिनेमा दिखाए। मतलब कि अंग्रेजों के साथ ना केवल ये हाँ शक्ति से पेश आए, अंग्रेजों के साथ युद्ध भी करना पड़े, अंग्रेजों से लड़ना भी पड़े, हथियार भी उठाना पड़े, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और क्योंकि कांग्रेस तभी तैयार हो पाएगी जब कांग्रेस के अध्यक्ष गर्म दल से हो, समझ में कि नहीं है। लेकिन गांधी जी तो बोलते थे, गांधी जी का तो अलग नीति था, वो नहीं, एकदम नरम बन के रहना है, अहिंसा के मार्गों पर चलना है, सत्य और अहिंसा के मार्गों पर चलना है, मारधार कुछ नहीं करना है। कोई बात नहीं, आजादी मिले या ना मिले, हमें अस्थिर से विरोध करना है, संवैधानिक तरीका से विरोध करना है, गांधी जी का मानना था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मानना यह था कि नहीं, और उनका सबसे बड़ा लॉजिक ये था कि 1939 में अगर गर्म दल का कोई चुना जाता है, कांग्रेस उस समय तो बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी ना, तो अगर गर्म दल का नेता चुना जाता है तो होगा क्या कि एक तो हम लोग युद्ध के लिए भी तैयार रहेंगे, जब हम मदद कर सकते हैं अंग्रेजों को युद्ध में, तो सेल्फ मदद क्यों नहीं कर सकते, हम अपनी भी सेना तैयार कर सकते। और इसी वजह से इनका पूरा फोकस्ड था सुभाष चंद्र बोस का कि ये ब्रिटेन क्या करे, द्वितीय विश्व युद्ध में उलझे और भारतीय उसको मदद नहीं करे, और भारतीय क्या करे, खुद अपनी एक सेना बना करके ब्रिटेन पर आक्रमण कर दे। समझे कि नहीं है। तो इससे क्या होगा, ब्रिटेन दोनों तरफ बच जाएगा, एक तो उसे मदद नहीं मिलेगा, एक नुकसान वहां से होगा, एक नुकसान उधर से होगा, ब्रिटेन जब द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ेगा, और तीसरा नुकसान ये होगा कि भारत खुद ब्रिटेन पर क्या कर देगा, धावा बोल देगा। समझे कि नहीं। और जब ये तीनों तरफ से फंस जाएगा ना, तो ब्रिटेन आराम से भारत को छोड़ने के लिए, भारत क्योंकि स्थिति उसकी खराब हो जाएगी ब्रिटेन की, तो भारत को छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाएगा। ये रोड मैप था किनका, सुभाष चंद्र बोस का। इसीलिए वो चाह रहे थे कि त्रिपुरी में 1938 में, सॉरी 1939 में, कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष बने वो गर्म दल का नेता बने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन गांधी जी चाह रहे थे नहीं, गर्म दल नहीं, क्योंकि उनको पता था कि गर्म दल का बन गया अगर अध्यक्ष तो फिर हिंसा तो होगा ही होगा, युद्ध तय है एकदम, जो है सो मारधार एक्शन से भरपूर जो है सो फिल्म चलेगा। और कहीं सुभाष चंद्र बोस बन गया जिसकी सोच ऐसी है, तब तो बातें खत्म है, तब तो साउथ वाला फिल्म हो जाएगा, है कि नहीं, एक थप्पड़ मारेगा 4 पर घूमेगा, है कि नहीं। तो गांधी जी चाह रहे थे हर संभव कि सुभाष चंद्र बोस को रोको, अगर ये नहीं रुका ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस ये जान रहे थे कि हम जिस रोड मैप को बनाए हैं तो उस रोड मैप पर हमसे बेहतर कौन चल सकता है, इसीलिए वो किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि दूसरे गर्म दल को खड़ा कर दें, हम नहीं खड़ा हो उसको जिता दें, ऐसा सुभाष चंद्र बोस नहीं चाह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि जो रोड मैप हम बनाए हैं हमसे बेहतर कौन उस रोड मैप पे चल सकता है, इसीलिए हम स्वयं अगर हो जाते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि हमारा जो रोड मैप है उस पर बेहतर से हम काम कर सकते हैं। इसीलिए करके कुछ गर्म दल के जो नेता थे ना, वो सारे मिलकर सुभाष चंद्र बोस को ही खड़ा कर दिए थे कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़िए। वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ गए, उनका भी विचार था। और जब ये अध्यक्ष के चुनाव में खड़ा हो गए, नॉमिनेट हो गए, तो गांधी जी क्या कर दिए, पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिए, क्योंकि गांधी जी चाह रहे थे दे दे आजादी, दे दे दो ना रे, मतलब भीख मांगने। क्या हुआ 1915 से लेकर के 40 तक हम जाने वाले हैं, बताइए 25 साल 24 साल में दे दे आजादी, दे दे, बताइए ना आजादी मिलता है, बताइए। तो ये चाह रहे थे वही चीज, अहिंसा के मार्ग पर चले, हिंसा नहीं अपनाए गांधी जी। तो ये खड़ा कर दिए किसको, पट्टाभी सीतारामैया को। किसको खड़ा कर दिए, तो एक तरफ हो गए सुभाष चंद्र बोस, ठीक है,
और एक तरफ हो गए पट्टाभी, हाँ, सिद्धारमैया, ठीक है। अब ये इसके सपोर्ट में कौन थे? गांधी जी। गांधी जी इसको खड़ा किए थे और ये नरम दल से थे, इसलिए गांधी जी को कर दिया। लेकिन जब चुनाव हुआ ना तो क्या हो गया, सुभाष चंद्र बोस ही जीत गए और बुरी तरह से पराजित किए पट्टाभी सीतारामैया को, बुरी तरह से। और जो ही पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिए तो गांधी जी क्या हो गए, रूस गए, अनशन पे चल गए। अब जानवे करते गांधी जी का, बूढ़ा लोग इसको खत्म होता है, वो बूढ़ा घर में लोग रूसता बहुत है। मेरे दादाजी थे, उनको ना चाय जब मिलता था ना, तो जानते हैं चाय से उंगली से नाप कैसे करके कितना खाली है, एकदम भर लबालब होना चाहिए। भलो गमछा से चाय पकड़ते थे, गमछा से नीचे से, लेकिन हाँ हाँ लेकिन लबालब अगर इतना भी खाली हो गया ना तो रात को पापा आते थे तो उनको मतलब शिकायत करते थे मम्मी के बारे में, चाय देती है अगर से बढ़िया ना, पोलियो वाला ड्रॉप बोलो पिला देने के लिए हमरा, इतनी को चाय देती है। मैंने नापे हैं, इतना खाली था, इतनी खाली, इतना खाली था, समझ गए, चाय देती है। पोलियो दवा हमरा पिला दे रखो, चाय कैसे देती है? तो बोलो कौन सा चाय हमारा नहीं बनेगा? बूढ़ा लोग को स्वभाव होता है रूसने फूलने का, है कि नहीं? अगर खाना बना लिए ना रात में, खाना बना के देने जाते थे तो कौन सी बना ही बना, हम नहीं खाएंगे, तो क्या हुआ, हमको मकई की रोटी खाना है, अब लीजिए। कभी हमको खिचड़ी खाना, खाना बनने के बाद 10 बजे रात में तो पहले नहीं, पहले बोलते तब ना, जब खाना पहुंचने गया ना तब जा करके ये बोलते थे। जब मम्मी बोलती थी कि पहले ना बोलना चाहिए था, तो आप सीधा बोलते, आप पहले पूछे थे हमारा, पहले पूछे थे हमारा, हाँ। तो समझे, तो बूढ़ा लोग को रूसने फूलने का आदत शुरू से। आप भी बूढ़ा होइएगा ना, आप में भी ब्लड की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन शरीर में घट जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, समझे कि नहीं? तो गांधी जी बेचारे क्या हो गए, रूस गए, अनशन पे बैठ गए, समझे कि नहीं? अनशन पे बैठ गए गांधी जी। जब अनशन पे बैठ गए तो सुभाष चंद्र बोस, आपको पता है कि गांधी जी अनशन पे बैठ गए, तनी को बात है, उस सदी का ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चेहरा जिसको अंग्रेज भी कुछ नहीं कर सका, है कि नहीं? अंग्रेज भी कुछ नहीं कर पाया। तो अब गांधी जी अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो बताइए अगर उनको कुछ हो जाता तो पूरा देश ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझिए कि उस मौत का कारण किसे समझता, सुभाष चंद्र बोस को। समझ में आ रहा है? अब सुभाष चंद्र बोस को मौत का कारण समझा जाता तो बताइए कि सुभाष चंद्र बोस को कैसा फील होता? बहुत खराब फील होता ना, कि जो एक देश का हीरो है, भलो उनकी नीति अभी क्या है वो अलग बात है, लेकिन देश का जो हीरो है अगर उसे कुछ हो जाता है ना तो ये देश हमें नहीं छोड़ेगा। तो फिर इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के सम्मान में ये क्या कर दिए, ऐसे सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, बहुत सम्मान। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ना शिक्षा लेने के लिए, राजनीतिक की शिक्षा लेने के लिए पहले गांधी जी के पास गए थे, समझे कि नहीं है? तो गांधी जी बताए कि हमसे राजनीतिक की शिक्षा मत लो, हमसे वकालत की शिक्षा ले लो, ठीक है, लेकिन राजनीतिक की शिक्षा लेना है तुमको चित्तरंजन दास के पास जाओ। किसके पास जाओ? चित्तरंजन दास के पास। तो चित्तरंजन दास के पास जो भेजे थे ना, वो गांधी जी भेजे थे वहां पर राजनीतिक की शिक्षा लेने के लिए। तो एक तरह से समझिए तो ये उनके पास गए शिक्षा लेने के लिए, तो उनके गुरु ही हुए ना गांधी जी। तो इसी वजह से इनके सम्मान में सुभाष चंद्र बोस क्या कर दिए, सारे देश की राजनीति को साइड करके वो इस्तीफा दे दिए। अब क्या होगा, आजाद कब देश होगा, नहीं होगा, ये गोल्डन मौका है अंग्रेजों को तबाह करने का, वो सब छूट जाएगा। लेकिन फिर भी सारे चीज को साइड रख करके ये जो है सो गांधी जी का सम्मान किए। जब गांधी जी का सम्मान किए तो पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी बोले चलो अब बन जाओ। तो पट्टाभी सीतारामैया नहीं, हम अब नहीं, हार गए, अब क्या, कम से कम इतना तो रहना चाहिए जमीर की, हार गए तो चलो अब नहीं बनते। जब लोग हमें रिजेक्ट कर दिया तब अंतिम में पट्टाभी सीतारामैया बोलते कि नहीं हमें नहीं बनना है। तब सुभाष चंद्र बोस भी इस्तीफा दे दिए, ये भी नहीं बन रहे, अब किसे बनाया जाए? आप जानते हैं, आप जानवे करते हैं, जो किसी को नहीं संभालता है वो बिहार संभाल लेता है, ऐसा कि नहीं? इसी वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके इस्तीफा देने के बाद क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। समझ में आया कि नहीं? और उसके बाद
सुभाष चंद्र बोस का ना कांग्रेस के प्रति से रुझान ही हट गया, समझ रहे। और कांग्रेस पार्टी में जो भी पद दिया हुआ था ना, पद इनको सुभाष चंद्र बोस को, उनको हटा दिया गया। ये गर्म दल का नेता है और इस तरह का सोच है, उग्र सोच है, तो फिर ये कहीं हो सकता है तांडव न करवा दे। तो अपनी स्वेच्छा से वो तो पद से हटा दिया, और सुभाष चंद्र बोस बाद में अपनी स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दिए, कांग्रेस से छोड़ दिए, ले हट, समझ कि नहीं है। और इसके बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करना, ये सब INA की स्थापना करना, और उसमें फिर सेनापति बन करके रहना, तो इस तरह से। और जानते हैं कि 1943 में ऐसी सिचुएशन आ गया था ना कि अंग्रेज को ना शर्म के मारे भागना पड़ता, शर्म के मारे अंग्रेजों को भागना पड़ता, क्योंकि जर्मनी और जापान के सहयोग से, सिंगापुर के सहयोग से अपनी सेना बना लिए थे ये। और पूरे पूर्वोत्तर भारत, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, जर्मनी और उसको दे दिया, जापान दे दिया अंडमान निकोबार, लीजिए आप शासन करिए, और सरकार वो बना लेते, क्या कहते हैं, सिंगापुर में अंग्रेज के समानांतर सरकार चला रहे थे वो, समझ नहीं है, सिंगापुर में। और वो पूरे पूर्वोत्तर भारत से, मतलब इधर जो अंडमान निकोबार है, और क्या कहते हैं इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर इन सारे क्षेत्रों में इनका दबदबा, बहुत ज्यादा दबदबा रहा, बहुत सारे क्षेत्रों को। और अंग्रेज मजबूर हो गया था, उनको लग रहा था कि इधर से अब हमको भगाते जा रहा है, तो हो सकता है कि कहीं 44 आते आते पूरा भारत से हमको भगा नहीं दे, अगर इसका सेना अगर बढ़ता, क्योंकि सफलता जो ही आपके मिलती है ना, तो आपके साथ भीड़ बढ़ता जाता है। तो जो ही सुभाष चंद्र बोस को सफलता मिल रही थी ना इसमें, तो भीड़ और बढ़ रहा था, उसमें सेना और जुड़ रहे थे, बिना कहे हुए जुड़ रहे थे। तो अंग्रेजों को लग गया कि ये तो बड़ा तगड़ा सेना बना लिया, तो शर्म के मारे उसको लग रहा था कि हमको जल्दी भागना पड़ेगा। लेकिन एक दुर्घटना हुई, आप जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस के साथ, और फिर जाकर के, और वो भी गोपनीय है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं था। तो इस तरह से समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे बढ़े। फिर बीच में बोल रहे गप नहीं, वो चीज हमको अच्छा नहीं लगता, जब पढ़ाने के मूड में रहे तो गप नहीं। चलिए, तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, और फिर त्याग पत्र दे दिए, तो कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसने इंडियन स्ट्रगल नामक पत्रिका भी लिखी है। क्या लिखा है, इंडियन स्ट्रगल, ये सवाल पूछा भी गया है। 1 मई 1939 को बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। स्वतंत्रता संघर्ष के लिए फ्री इंडिया लीजन नामक सेना 1900, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो है 1942 में बनाई थी। आपको पता है ना कि कांग्रेस से जो हटी ना, तो अपनी सेना बनाना शुरू कर दिए थे। फ्री इंडियन लीजन मतलब इंडिया की स्वतंत्रता के लिए बनाई गई सेना, ठीक है। 1941 में जर्मनी की मदद से फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना भी की गई थी, इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार का गठन किया, और जिसे जर्मनी और जापान का क्या था, समर्थन प्राप्त था। अभी जैसे बताए थे कि सिंगापुर में, वहां पर भी अंग्रेजों का ही शासन था सिंगापुर में, लेकिन सिंगापुर में जर्मनी और जापान के सहयोग से अपना एक सरकार बना दिया, अंतरिम सरकार, और अंग्रेजों के समानांतर सरकार चला रहे थे। तो कई बार पूछा जाएगा सिंगापुर में किसने समानांतर सरकार का गठन किया था, तो सुभाष चंद्र बोस। क्या, हाँ, रेडियो। चलिए, अक्टूबर 1943 में बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च क्या बना दिया गया, सेनापति। आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया था, इस बात को याद रखेंगे। और आजाद हिंद फौज जो था ना, ये 3 ब्रिगेडों में बटा हुआ था। एक ब्रिगेड का नाम था सुभाष ब्रिगेड, उसके बाद था गांधी ब्रिगेड, और एक था नेहरू ब्रिगेड, और एक महिला ब्रिगेड था जिसका नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, ठीक है। तो महिलाओं के लिए बना हुआ ब्रिगेड क्या नाम था इसका, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। मतलब अपनी सेनाओं में देखिए कि इन्होंने पहले क्या कर दिया, रेजिमेंट बना दिया। आप समझ सकते हैं कि ये आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए कितना हद तक पहुंच चुके थे। समझ में आ रहे हैं क्या रहा है। चलिए अब देखिएगा, 8 नवंबर 1943 को जापान सुभाष चंद्र बोस को, जापान जो था ना, क्योंकि ये अंडमान निकोबार जो था ना, इस पर कब्जा जापान कर लिया था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय कब्जा कर लिया था। तो 1943 में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का संबंध जर्मनी और जापान के साथ बहुत अच्छा था, तो जापान बोला कि क्या इतना दूर से हम तुम पर शासन करेंगे इस अंडमान निकोबार पर। अंडमान निकोबार तो क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं, वो अपना करेगा। और सुभाष चंद्र बोस का बहुत बढ़िया संबंध था उसके साथ। तो सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार द्वीप दे दिया, जिसका नाम अब क्या हो गया, बोस ने क्या रख दिया था, स्वराज द्वीप रख दिया। स्वराज द्वीप और नील द्वीप, स्वराज द्वीप और नील द्वीप। अभी इसका नाम चेंज हो चुका है, क्या बोले, नवोदय द्वीप। क्या
उसका भी नहीं है, किसी के नाम पर रखा होगा। नवोदय द्वीप, आप ध्यान में नहीं है तो क्या नवोदय द्वीप? इधर बदला है नाम क्या किसी का? क्या बोले? नाम चेंज हुआ, नील द्वीप का, शहीद द्वीप का, ये सब का नाम चेंज हुआ। अच्छा हाँ, वो समूह रखा है, पूरे समूह को, हाँ द्वीप के समूह को, वो तो करंट अफेयर में पढ़ाए भी हैं। बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय, यानी जापान की राजधानी टोक्यो जाते समय फार्मूसा द्वीप के पास हवाई दुर्घटना के कारण हो गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा मृत्यु हो गया, थोड़ा सा जन्म भी देख लेते हैं। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ था। बोस को नेता की उपाधि कौन दिया था? हिटलर। और हिटलर कहां का रहने वाला था? जर्मनी का। ठीक है, बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देश बंधु चित्तरंजन दास, अभी जस्ट बताए थे उनकी कहानी। चलिए, जय हिंद दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? बोस ने दिए थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कौन कहते? सुभाष चंद्र बोस कहते। समझ लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस के मन में गांधी जी के प्रति कितना भाव था। बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। चलिए, क्लियर है? इतना बातें आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस से ध्यान में रखना है।